अब एक और आज की बड़ी खबर, कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुआ है उसकी आज हम आपको याद दिलाएंगे और आपको बताएंगे कि जब कश्मीरी पंडितों पर यह अत्याचार हुआ था तब भी हमारे देश का यही वर्ग और कांग्रेस जैसी पार्टियां चुप रहे थे। तब ना तो लोकतंत्र खतरे में आया था और ना ही हमारा देश सांप्रदायिक हुआ था। लेकिन इसी कश्मीर में जब आतंकवादी मारे जाते हैं, जिनके पास पाकिस्तान के हथियार मिलते हैं, जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए होते हैं, एक खास धर्म के होते हैं, जो अपने आप को जिहादी कहते हैं, तो यही लोग भारतीय सेना पर सवाल उठाते हैं और पाकिस्तान के साथ मिलकर आरोप लगाते हैं कि कश्मीर में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन जब कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार होते हैं तो ये लोग चुप रहते हैं। जी न्यूज वर्षों से कश्मीरी पंडितों की आवाज देश के सामने उठाता रहा है और आज भी हम इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेंगे। इस मुद्दे को लेकर एक नई फिल्म आई है, द कश्मीर फाइल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बताने वाले लोगों को आज एक बहुत करारा जवाब दिया है। आपको याद होगा कल हमारे स्टूडियो में अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री आए थे। विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है, और तब हमने भी उनसे ये बात कही थी और आपको भी बताया था कि बहुत सारे लोग इस फिल्म को सिनेमा नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि ये तो प्रोपेगेंडा है, सिनेमा हॉल में नफरत फैलाई जा रही है। और जो जब पहले जो फिल्में आया करती थी जो असल में प्रोपेगेंडा थी, उन्हें ये लोग सिनेमा मानते थे। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस फिल्म के बारे में बहुत बड़ा बयान दिया है और सोचिए ये कितनी बड़ी बात होगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज एक फिल्म के बारे में बात की है। और वो बात सिर्फ फिल्म की नहीं है, बात हम भी फिल्म की नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं मुद्दे की, बात कर रहे हैं कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार की और बात कर रहे हैं समान अधिकारों की। अगर कश्मीर में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके अधिकार हैं वहां पर, तो उन्हीं के बराबर कश्मीरी हिंदुओं के भी अधिकार हैं। दोनों के बराबर अधिकार होने चाहिए और दोनों का बराबर फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। तो सुनिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी, इतनी बड़ी घटना, कोई फिल्म नहीं बना पाया क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हुआ, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है। और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे। तो आप देखिए, जब कश्मीर में किसी एनकाउंटर में कोई
आतंकवादी मारा जाता है जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया होता है, जो खुद एक खूनी होता है, उसके लिए तो हमारे देश के लोग, एक वर्ग ये कहता है कि ये एक कश्मीरी युवा था, ये आज़ादी का सिपाही था, इसके मन में बड़े बड़े सपने थे, ये एक स्कूल हेडमास्टर का मासूम बेटा था, इसने भी सपने देखे थे, ये क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन हमारे देश की सेना ने उसके सपनों को पहले ही तोड़ दिया। तब ये कहा जाता है, तब ये कहा जाता है कि इसे भी जीने का अधिकार था, तब ये कहा जाता है कि ये मांग ही क्या रहा था, आजादी ही तो मांग रहा था। यासीन मलिक जैसे आतंकवादी जिन्होंने न जाने कितने लोगों का खून बहाया, हमारे देश के एयरफोर्स के सिपाहियों की हत्या की, उसे हमारे देश में यूथ आइकॉन माना जाता है। और ये आज यासीन मलिक हमारे देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच जाता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री की फोटो आती है इससे हाथ मिलाते हुए, और इसे युवा नेता माना जाता है। और पश्चिमी देशों की बड़ी बड़ी मीडिया संस्थाएं, उनकी मैगजीन, उनके अखबार इसे आजादी का मतवाला बताते हैं, इसे कहते हैं ये भारत का यूथ आइकॉन है। यह होता है। और जब कोई कश्मीरी पंडित मारा जाता है खुलेआम सड़क पर, उसके अधिकारों की कोई बात नहीं करता, और तब यह कहा जाता है कि कश्मीरी पंडित तो कश्मीर के थे ही नहीं, ये यहां से चले क्यों नहीं जाते। आज जब आप कश्मीर से विस्थापित होने वाले इन कश्मीरी पंडितों की कहानी सुनेंगे तो आपको जुल्म और अत्याचार जैसे शब्द भी छोटे लगने लगेंगे, और आपको इस बात का अफसोस होगा कि इन लोगों की कहानी पर वर्षों तक इस देश के बुद्धिजीवियों, इस देश के लिबरल्स और विपक्ष के नेताओं ने कभी एक आंसू तक नहीं बहाया, बल्कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर देश में यह धारणा बना दी गई कि जो बहुसंख्यक हैं वो पीड़ित नहीं हो सकते, और जो अल्पसंख्यक हैं वो कभी कुछ गलत कर नहीं सकते। कश्मीरी पंडित कश्मीर के इलाके के एकमात्र मूल हिंदू निवासी हैं। वर्ष 1947 में जब भारत को आजादी मिली थी, उस समय कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की कुल आबादी लगभग 15% थी। ये याद रखिएगा, आंकड़ों पर नजर डालिए, 15% थे 47 में, लेकिन दंगों और अत्याचारों की वजह से वर्ष 1981 तक यह आबादी घटकर सिर्फ 5% रह गई, और 2015 में सरकार ने यह बताया था कि कश्मीर में अब सिर्फ 808 परिवारों के 3445 कश्मीरी पंडित ही बचे हैं, या ये कह लीजिए जिंदा बचे हैं। दुनिया यही जानती है कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की शुरुआत वर्ष 1990 में हुई थी, लेकिन सच यह है कि अत्याचार का यह दौर 1985 के बाद ही शुरू हो गया था, और 90 में कश्मीरी पंडितों को कट्टरपंथी संगठनों ने काफिर घोषित कर दिया था। यह वही दौर था जब कश्मीरी पंडितों के घर की पहचान, वो कहां रहते हैं, उनके घरों की पहचान की जा रही थी, ताकि दंगों के समय उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। उस समय पुलिस, प्रशासन, अदालतें, जज, डॉक्टर, प्रोफेसर और सिविल सर्वेंट्स की नौकरियों में कश्मीरी पंडितों की संख्या ज्यादा होती थी, क्योंकि ये पढ़े लिखे ज्यादा थे, पढ़ने लिखने में इनका दिमाग ज्यादा लगता था और पढ़ाई लिखाई किया करते थे। इसलिए सबसे पहले इन्हीं ऐसे लोगों को निशाना बनाया गया, और इसकी शुरुआत वर्ष 1986 से हुई थी। 86 में गुलाम मोहम्मद शाह ने अपने जीजा फारूक अब्दुल्ला से सत्ता छीन ली थी, और वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए थे। उस समय उन्होंने खुद को सही ठहराने के लिए एक खतरनाक फैसला लिया और ऐलान कर दिया कि जम्मू के न्यू सिविल सेक्रेटेरिएट एरिया में एक पुराने मंदिर को गिराकर वहां पर भव्य मस्जिद बनाई जाएगी। सोचिए, मंदिर को, पुराने मंदिर को गिराकर, प्राचीन मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई जाएगी। उस समय कश्मीरी पंडितों ने इसका विरोध किया तो दक्षिण कश्मीर और सोपोर में दंगे भड़क गए, और इस दौरान कश्मीरी पंडितों की खुलेआम हत्याएं की गई। इन दंगों के बाद ही 12 मार्च 1986 को तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन ने गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। हालांकि इसके बाद भी कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार रुके नहीं। फिर 14 सितंबर 1989 को कट्टरपंथी जिहादियों ने पंडित टीका लाल टिक्कू को खुलेआम उनकी हत्या कर दी। यह कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाने के लिए की गई पहली हत्या थी, और उस समय कश्मीर में अलग अलग तरह के नारे लगाए जाते थे, जैसे जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पर लर्जन तारे हैं, अब कश्मीर की बारी है। तब सोवियत रूस की सेना अफगानिस्तान से वापस जा रही थी, इसलिए मुजाहिदीन कह रहे थे कि अफगानिस्तान के बाद अब कश्मीर की बारी है। एक और नारा लगाया जाता था, हमें पाकिस्तान चाहिए, पंडितों के बगैर, पर उनकी घर की महिलाओं के साथ, ऐसा कहा जाता था।
इसके अलावा मस्जिदों से भी एक नारा लगाया जाता था, कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाहू अकबर कहना होगा। टीकालाल टिक्कू की हत्या और इन नारों का कश्मीरी पंडितों में कितना खौफ था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तब टीकालाल टिक्कू के पुत्र मोहनलाल टिक्कू ने एक स्थानीय अखबार में आतंकवादियों से उन्हें हरिद्वार जाकर अपने पिता की अस्थियां विसर्जित करने देने की अपील की थी। उस समय के अखबार में प्रकाशित हुई इस अपील को आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यह अखबार आपकी स्क्रीन पर भी है, देखिए इसमें क्या लिखा है जानते हैं। An appeal to Muslim militants, फिर से मैं आपको पढ़कर बताता हूं। An appeal to Muslim militants from a Hindu, namely Mohanlal Tikku, son of late Pandit Tikalal Tikku, for grant of permission to perform last rites of his deceased father. The appeal appeared in an Urdu daily, Srinagar Times, और उसकी तारीख क्या है, 11/12/90, यानी ये है 11 दिसंबर 1990 की, जिसमें वो कह रहे हैं, देखिए वो कहते हैं, आई अपील टू ऑल मुजाहिद्स दैट माय फादर पास्ड अवे इन अगस्त दिस ईयर। अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन इट इज incumbent upon me to go to Haridwar to perform the last rites of my father and immerse his ashes in river Ganga. The rites are to be performed between 1st and 21st December 2090. Therefore I request to permit us to go to Haridwar and return to the valley, and there will not be any kind of hindrance in our performing the religious rites. Hope that we shall be allowed to leave the valley for 10 days. मुझे इस भाषा पर आपत्ति है, और जब आप इस भाषा को सुनेंगे तो आज आपका दिल दर्द से भर उठेगा। देखिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू परमिट अस, देखिए परमिट अस टू गो टू हरिद्वार। तो मोहनलाल टिक्कू कह रहे हैं आतंकवादियों से कि मुझे हरिद्वार जाने की इजाजत दे दीजिए, परमिशन दे दीजिए, और मैं अपने पिता की अर्थियों को वहां पर बहाकर आना चाहता हूं, यह परमिशन मुझे दे दीजिए, आतंकवादियों से कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि मुझे होप दैट वी शैल बी अलाउड टू लीव द वैली फॉर 10 days। मुझे श्रीनगर से बाहर जाने की 10 दिन की इजाजत दे दीजिए, जैसे कि कोई छुट्टी मांगता है हाथ जोड़कर कि मुझे 10 दिन के लिए बाहर जाने की इजाजत दे दीजिए। एक हिंदू परिवार आतंकवादियों से हाथ जोड़कर अखबार में अपील छपवाकर यह कह रहा है कि अपने पिता के आखिरी राइट्स के लिए हरिद्वार जाने दीजिए, और मैं हरिद्वार से जब आऊंगा वापस तो मुझे वापस कश्मीर में प्रवेश की अनुमति दे दीजिए। और यह भारत देश है, लोकतंत्र है, जिसको हम कहते हैं कि सब नागरिक बराबर हैं। यह बात तो अब अचानक से फैशन में आ गई क्योंकि द कश्मीर फाइल्स नाम की एक फिल्म आई है, लेकिन यह सच्चाई ऐसी नहीं है जो आज लोगों को पता चली हो। हम तो वर्षों से इस सच्चाई के बारे में देश को बता रहे हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.